हेलो एवरीवन, माय नेम इज शादान सैफी। आई हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट JRF। ये हमारी टाइप्स ऑफ रिसर्च पे दूसरी वीडियो है। इससे पहले हमने अपनी वीडियो में पढ़ा था डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे एनालिटिकल और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में। ये सब हम पढ़ चुके हैं पुरानी वीडियो में। अब देखते हैं कि एनालिटिकल रिसर्च क्या होता है। एनालिटिकल रिसर्च में क्या होता है, सिंपल, जो हम डेटा कलेक्ट करेंगे या हमारे पास जो भी डेटा होगा उसका एनालिसिस किया जाएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ डेटा से हमें इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। देखो, जो रॉ डेटा होता है उससे हमें कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, मगर उससे उस पर हम वेरियस मेथड्स, ये टेक्निक्स होती हैं स्टैटिस्टिक्स की, वो अप्लाई करते हैं और हम अब उससे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं डेटा से। तो यहाँ पर क्या होता है, क्रिटिकल इवेल्युएशन होता है इंफॉर्मेशन का, ठीक है। और उसके अलावा हम क्या होते हैं, जो डेटा के अंदर वेरियस वेरियस थिंग्स होंगी उनके बीच में हम एक पैटर्न या रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि रेनफॉल रेनफॉल जो हो, एक एवरेज रेनफॉल, ठीक है, ईयर में, या फिर क्रॉप यील्ड में क्या रिलेशनशिप आ रहा है, ठीक है। या फिर पास्ट 20 ईयर्स के डेटा को हम उठाएंगे, देखेंगे कि रेनफॉल कितनी हुई है और उस हर ईयर में क्रॉप यील्ड कितनी हुई है। या फिर क्रॉप में देखेंगे कि रेनफॉल पैटर्न के हिसाब से क्या क्या किस क्रॉप की यील्ड ज्यादा है, गेहूं की ज्यादा है, चावल की ज्यादा है, ठीक है, या बाजरे की ज्यादा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और क्या पैटर्न रहा है रेनफॉल का पास्ट 20 ईयर्स में, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। इसका दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि हम एनालिटिकल रिसर्च से ये तो शो कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं उनके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो ज़्यादा देर तक रात को जगे रहें, है ना। मगर ये प्रूफ नहीं करता है कि कॉफ़ी उसका डायरेक्ट कॉज है, ठीक है। कॉफ़ी वन ऑफ द कॉज होता है। एनालिटिकल रिसर्च से आप इतना तो प्रूफ कर सकते हो कि कॉफ़ी जो है वो देर तक जगे रहने का वन ऑफ द मैनी कॉजेज है। मगर अदर फैक्टर्स जो होते हैं, स्ट्रेस या फिर सोशल मीडिया यूजेज, जो ब्लू स्क्रीन होती है हमारे एप्लीकेशन मोबाइल्स में या लैपटॉप में, उससे भी हमारी नींद पर फर्क फर्क पड़ता है और हमें नींद जो है वो देर से आती है। तो यहाँ पर जो कॉफ़ी है, हम सिर्फ एनालिटिकल रिसर्च में इतना बता सकते हैं, वन ऑफ द फैक्टर है कॉफ़ी जिससे नींद देर से आती है और ज़्यादा देर तक जगे रहते हैं। मगर उसके अलावा भी बाकी सारे फैक्टर्स होते हैं। अब क्योंकि एनालिटिकल रिसर्च में क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट के वेरिएबल्स पे कंट्रोल नहीं होता। ये जो कॉफ़ी है या स्ट्रेस हो गया या सोशल मीडिया यूजेज, ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है। जो चीज़ वेरी करती है उसको वेरिएबल कहा जाता है। यहाँ पर एनालिटिकल रिसर्च में हम वेरिएबल्स पर कोई कंट्रोल नहीं करते हैं, ठीक है। यानी कि नो कंट्रोल ओवर वेरिएबल और एनवायरनमेंट। ना तो हम अपने रिसर्च के एनवायरनमेंट पे ना ही वेरिएबल्स पे कोई कंट्रोल रखते हैं एनालिटिकल रिसर्च में। इसलिए हम जो है ना, पुराने एग्जाम्पल में डायरेक्ट कॉज हम ये नहीं कह सकते सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी की वजह से ही या ज़्यादा देर तक लोग जागे रहे, या फिर कॉफ़ी जो है वो एक कॉज है उसका, क्योंकि यहाँ पर कॉज एस्टेब्लिश किया ही नहीं जा सकता। क्योंकि जब तक आप बाकी फैक्टर्स या बाकी वेरिएबल जो हैं, स्ट्रेस या सोशल मीडिया यूजेज या इसके अलावा भी, उनको आप कंट्रोल नहीं करोगे तो आप इसको पता नहीं लगा पाओगे 100% श्योरिटी के साथ कि ज़्यादा कॉफ़ी पीने से ज़्यादा देर में नींद आती है या ज़्यादा देर तक जगे रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि वेरिएबल्स या एनवायरनमेंट पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। अब यहाँ पर जो भी डेटा हमें मिलता है उसमें हम उस डेटा में हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। उस डेटा से कुछ इंटरप्रिटेशन करके कुछ अपना रिजल्ट निकालते हैं, या फिर अपनी जो हाइपोथेसिस होती है वो टेस्ट करते हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या होती है, इसके लिए मैं अब एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। एक तरह से ये देख लो कि रिसर्च शुरू करने से पहले हम कुछ भी चीज़ मानते हैं कि ये इस चीज़ की वजह से ये होता है, या फिर, ठीक है। तो उस चीज़ को हम, जो रिसर्च शुरू करने से पहले जो हमने क्वेश्चन रखा था, रिसर्च क्वेश्चन, उसके बेस पे हाइपोथेसिस बनाई जाती हैं, ठीक। अभी फिलहाल हम इतना ही देख लेते हैं। अब क्या होता है एनालिटिकल रिसर्च में, हाउ एंड वाई का आंसर दिया जाता है स्टैटिस्टिकल मेथड्स का इस्तेमाल करके, ठीक है। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल से समझेंगे कि हाउ चेंजेस इन रेनफॉल अफेक्ट क्रॉप यील्ड्स। अगर रेनफॉल में चेंज हो रहा है तो उससे क्रॉप यील्ड पर क्या फर्क पड़ेगा, है ना। और जो फार्मर्स है उनके इनकम पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है हमें, यहाँ पर हाउ चेंजेस इन रेनफॉल, यहाँ पर हाउ का रीजन मिला, क्वेश्चन का आंसर मिला हमें। क्रॉप यील्ड पे क्या फर्क पड़ रहा है, यहाँ पर देखो, हम क्योंकि एनवायरनमेंट है, ना तो हम रेनफॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, रेनफॉल एक वेरिएबल है वो वेरी कर रहा है, ना ही क्रॉप यील्ड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो रेनफॉल पर डिपेंड कर रही है और बाकी अदर फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कॉजेशन तो नहीं निकाल रहे हैं, बस एक हम रिलेशन बता के अपना रिजल्ट का कंक्लूजन दे रहे हैं।
अब दूसरा एग्जांपल है, हम ये देख सकते हैं कि हम एनालाइज करना चाहते हैं कि जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उनकी स्लीप क्वालिटी बेटर होती है, और इसके पीछे के हम रीज़न जानने की कोशिश करेंगे ऐसा क्यों होता है। अब देखो, यहाँ पर जो ज़्यादा एक्सरसाइज है उनकी स्लीप क्वालिटी बेटर है ना, ये हमने क्या है, एक हाइपोथेसिस दी है अपनी, उसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे एनालिटिकल रिसर्च से। मगर ये डायरेक्ट कॉजेशन नहीं निकालेंगे यहाँ पर कि एक्सरसाइज ज़्यादा करोगे तो स्लीप क्वालिटी बेटर हो जाएगी, मगर हम एक मे बी ज़्यादा एक्सरसाइज से स्लीप क्वालिटी बेहतर हो सकती है। स्लीप क्वालिटी बेहतर बनाने की और भी चीज़ें होती हैं, और भी चीज़ें अफेक्ट, उसके स्ट्रेस क्या है कि जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं वो स्ट्रेस में तो नहीं है ना, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, कि वो हमने पहले देखा था कि सोशल मीडिया यूजेज, ऐसा ये भी सारे फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, मगर हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते एनालिटिकल रिसर्च में, ठीक है। हम एक्सरसाइज और स्लीप पैटर्न के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है ये बता सकते हैं, और वो क्यों होता है उसके बारे में हम थ्योराइज भी कर सकते हैं। अब आते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। देखो, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और एनालिटिकल रिसर्च में क्या डिफरेंस है वो हम आगे देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, सबसे मेन चीज इसकी यही है कि यहाँ पर हम कॉजल रिलेशनशिप यानी कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकाल रहे होते हैं वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, अगर एक वेरिएबल की वजह से दूसरे वेरिएबल में चेंज हो रहा है तो ये होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोरिलेशन ही नहीं बताया जाता, बल्कि हम कॉजेशन बताते हैं। कोरिलेशन में क्या होता था कि एक वेरिएबल अगर इंक्रीज करेगा तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा, या फिर एक डिक्रीज करेगा तो दूसरा भी डिक्रीज करेगा, या फिर एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा। कोई रिलेशन है उनके बीच में, बस इतना ही बता दिया करते थे। मगर कॉजेशन में क्या होता है, डायरेक्ट कॉज बताते हैं कि इस वेरिएबल की वजह से ये वेरिएबल पर फर्क पड़ रहा है, डायरेक्ट कॉज है ये। अब देखो, कॉज जब तक नहीं बता सकते, इस वेरिएबल का फर्क इस वेरिएबल पे तो पड़ रहा है, मगर और भी वेरिएबल्स होते हैं जो इस पर इफेक्ट डाल रहे होते हैं, ठीक। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, बाकी जो वेरिएबल्स हैं उनको कांस्टेंट रखा जाता है, उनको या फिर एलिमिनेट कर दिया जाता है अपनी रिसर्च से, ठीक है, और सिर्फ एक ही वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर कॉज देखा जाता है। तो यहाँ पर हमारा कॉजल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाती है। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है कि कंट्रोल ओवर एनवायरनमेंट, है ना। एक्सपेरिमेंट जो हम, जहां पर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट पे हमारा पूरा कंट्रोल होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर एक साइंटिस्ट जो है लैब में एक्सपेरिमेंट करता है, ठीक है, कोई केमिकल्स वगैरह को जानने के लिए, तो वहां पर उसमें लैब में कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर एटसेट्रा वगैरह हम मेंटेन करके रखता है वो। तो हम कहाँ थे यहाँ पर, हाँ पढ़ रहे थे कंट्रोल ओवर एनवायरनमेंट। अगर किसी को लैब में केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट करता है तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर में सारे केमिकल्स का टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखता है ताकि केमिकल रिएक्शन जो है वो हो सके। अब वहाँ पर उसने टेम्परेचर और प्रेशर जो वेरिएबल्स थे उनको कंट्रोल किया ना, लैब का एक टेम्परेचर मेंटेन किया, ठीक है, एक प्रेशर मेंटेन किया, या प्रेशर किसी भी वैक्यूम चेम्बर में उसको करना है एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वहाँ पर जो लैब का एनवायरनमेंट है या फिर वेरिएबल जो होते हैं लैब में उसमें वो कंट्रोल करता है ताकि एक चीज़ का इफेक्ट दूसरे, एक वेरिएबल का इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पे वो देख सके। मगर जो ज़्यादातर देखना है जो सोशल साइंस के एक्सपेरिमेंट होते हैं, जहाँ पर आपको किसी का बिहेवियर स्टडी करना है पब्लिक का, ठीक है, अगर आप मार्केट में जाते हो तो आपको मार्केट रिसर्च करनी है, तो वहाँ पर आपका कंट्रोल नहीं होता लोगों के बिहेवियर पर। तो वो सब सोशल साइंस के ज़्यादातर जो रिसर्च होती है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं होती है, ठीक है। ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की जाती है वो अप्लाइड साइंस, ठीक है, या में ही की जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एटसेट्रा एटसेट्रा। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि वेरिएबल मैंने आपको बता दिया था, वेरिएबल वो उन चीज़ों को कहते हैं जो वेरी करते हैं, ठीक है? अब इसमें वेरिएबल्स में दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, है ना, और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होते हैं जिनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं वेरिएबल्स को,
और डिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होते हैं कि जिनको हम चेंज नहीं करते हैं, बल्कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होने की वजह से जो इफेक्ट जो खुद ब खुद चेंज हो रहे होते हैं उन पर डायरेक्ट इफेक्ट होता है वेरिएबल्स पर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने की वजह से जिन वेरिएबल्स पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, जो अंडर स्टडी होते हैं, उनको डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। देखो डिपेंडेंट है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर, मगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, वो किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक, समझ गए? जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हम एग्जांपल लेने के लिए अगर हम समझें कि अगर मान लो कि एक लाइट जल रही है स्विच दबाने से, ठीक है, अगर आपने स्विच दबाया स्विच को, तो लाइट बल्ब जो है वो जल गया। ठीक है, तो जो स्विच को आप दो पोजीशन से या तो उसको ऑन रख सकते हो या ऑफ रख सकते हो। ठीक है, तो वैसे ही लाइट बल्ब जलेगा। तो अगर स्विच ऑन पोजीशन में है तो लाइट बल्ब जल जा रहा है, और स्विच ऑफ पोजीशन में है तो लाइट बल्ब बुझ जा रहा है। तो जो स्विच है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको हम कंट्रोल या वेरी करा सकते हैं ऑन पोजीशन से ऑफ पोजीशन तक। ठीक है, और जो लाइट बल्ब है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो स्विच जो है हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, समझ आ गया? अब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना वो कॉज बनते हैं। ठीक है, वो कॉजेस होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज हो रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इफेक्ट्स होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो चेंज आया है वो डिपेंडेंट वेरिएबल में हमें दिखता है, कॉज एंड इफेक्ट। अब देखो, जैसे कि कॉज एंड इफेक्ट जैसे हमने स्विच वाला एग्जांपल लिया था ऑन और ऑफ पोजीशन में, तो स्विच की जो पोजीशन है, स्विच की जो ऑन और ऑफ पोजीशन है उसका उसके उसका जो इफेक्ट क्या पड़ रहा है, उसका इफेक्ट है कि बल्ब बंद हो जा रहा है या चालू हो जा रहा है। ठीक है, या फिर बल्ब के बंद या चालू होने का कॉज क्या है, स्विच की ऑन और ऑफ की पोजीशन। ठीक है, इसका इफेक्ट है ये। और बल्ब के ऑन और ऑफ होने का कॉज क्या है, बल्ब के जलने या बुझने का कॉज क्या है, स्विच। समझ गए आप? अब एक्सपेरिमेंट को जैसे कि हम और एग्जांपल से समझेंगे आगे चल के, जितने एग्जांपल मैंने लिए हैं यहाँ पर। अब क्या हुआ, एक क्लास टीचर क्लास में अपने टीचिंग मेथड्स को टेस्ट करना चाह रहा है कि अगर उसके टीचिंग मेथड से बच्चों के मार्क्स पर क्या फर्क पड़ रहा है टेस्ट में। ठीक है, तो उसके कई बहुत सारे टीचिंग मेथड्स होंगे उसके, या फिर कोई एक टीचिंग मेथड भी हो सकता है। तो जो उसका टीचिंग मेथड्स है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। और जो मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के वो डिपेंड करते हैं कि टीचर ने क्या टीचिंग मेथड को इस्तेमाल किया है बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, मार्क्स टीचिंग मेथड पर डिपेंड कर रहे हैं, इसीलिए जो मार्क्स है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, वो डिपेंड करते हैं टीचिंग मेथड्स पर। समझ गए? अब देखो, प्लांट्स में हम या तो ऑर्गेनिक या फिर केमिकल फर्टिलाइजर देते हैं, है ना, और मेजर करते हैं कि 4 हफ्तों में जो प्लांट की हाइट है वो कितनी इंक्रीज हुई। ठीक है, तो जो प्लांट की हाइट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। और जो हमने खाद इस्तेमाल करी, फर्टिलाइजर इंग्लिश में कहते हैं, या तो ऑर्गेनिक या केमिकल, ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि जो प्लांट की हाइट है वो डिपेंड कर रही है जो तुमने फर्टिलाइजर इस्तेमाल करे हैं। मगर फर्टिलाइजर क्या इस्तेमाल करोगे वो प्लांट की वो तो प्लांट की हाइट पर डिपेंड नहीं करते ना, इसलिए जो फर्टिलाइजर्स हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और प्लांट की हाइट डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब देखो, हम जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग वर्सेस क्लासरूम टीचिंग का क्या बच्चों पर इफेक्ट हो रहा है ना। तो ऑनलाइन जो टीचिंग मेथड है यहाँ पर, जैसे हमने ऊपर लिया था, ऑनलाइन मोड में पढ़ाना या ऑफलाइन मोड में पढ़ाना, ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और बच्चों का जो स्कोर आ रहा है एग्जाम में वो हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, समझ गए? अब देखो यहाँ पर जैसे हमने प्लांट्स वाले जो एग्जांपल लिया था, तो हम प्लांट्स को जो है ना एक बाकी जो चीजें हैं उसकी हाइट को अफेक्ट डाल सकती हैं, जैसे कि सनलाइट हो गया या वाटर, जो हमको वाटर प्रोवाइड कर पाए प्लांट को, वो सब हम कांस्टेंट रखेंगे।
ठीक है, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजर का इफेक्ट देख पाए यहाँ पर। तो बाकी सारी चीजों में सब बाकी जो वेरिएबल्स हैं, सनलाइट भी तो एक वेरिएबल है भाई, वाटर कितना दे रहे हो प्लांट को, उस पर भी तो हाइट डिपेंड कर सकती है। तो ये वेरिएबल्स कांस्टेंट रखेंगे हम और सिर्फ और सिर्फ वेरी कराएंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को और उसका इफेक्ट कर देखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल पर। ठीक है, अब इन शॉर्ट हम देखेंगे, मैंने चारों को कंपेयर किया है जहां पर कंफ्यूजन ज्यादा हो सकती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बताता है क्या हो रहा है, एज इट इज बता दो जो फील्ड में हो रहा है। कोरिलेशनल जो रिसर्च या कोरिलेशनल स्टडी होती है वो बताता है कि क्या दो चीजें आपस में लिंक्ड हैं या नहीं है, कुछ रिलेशन है या नहीं है, बस इतना बता देता है, कॉज नहीं बताता वो। ठीक है, एनालिटिकल में बताता है कि वो जो लिंक्ड है वो आपस में आपस में जो कोरिलेशन था उनका वो क्यों है, रीजन बता सकते हैं इसमें। मगर एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, डायरेक्ट हम कॉज बताते हैं कि एक वेरिएबल में चेंज करने से दूसरे वेरिएबल पर क्या डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है या नहीं, या दूसरे वेरिएबल में चेंज है उसकी उसका कॉज क्या है। ठीक है, डायरेक्ट कॉजेशन या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम बताते हैं। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि कैसे रेनफॉल और क्रॉप पैटर्न्स के बीच का एग्जाम्पल हम देखते हैं और समझते हैं कि कैसे चारों रिसर्च मेथड्स में, टाइप्स ऑफ रिसर्च में फ़र्क होता है। रिसर्च मेथड तो नहीं है, टाइप्स ऑफ रिसर्च है। ठीक है, सॉरी। अब देखो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होगी कि हम रेनफॉल डेटा को कलेक्ट कर लें, ठीक है, और क्रॉप यील्ड डेटा को कलेक्ट कर लें 20 ईयर का, और हम बता दें कि इस साल इतनी रेनफॉल हुई थी और इस साल उतनी क्रॉप यील्ड हमें मिली। तो रिलेशन में हम देखेंगे कि रेनफॉल या क्रॉप यील्ड, अगर रेनफॉल ज़्यादा होगी तो क्रॉप यील्ड भी ज़्यादा है या नहीं है, रेनफॉल कम हुई है तो क्रॉप यील्ड भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने कोरिलेशन बता दिया कि रेनफॉल और क्रॉप यील्ड जो है बीच में कुछ ना कुछ कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन है। एनालिटिकल रिसर्च में क्या होता है, हम एनालाइज करेंगे कि रेनफॉल जो इम्पैक्ट है क्रॉप यील्ड पर वो क्यों हो रहा है, हम रीजंस जानने की कोशिश करेंगे। हम सॉइल की फर्टिलिटी देख लेंगे, क्योंकि रेनफॉल होती है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्टिव हो जाएंगे और सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, वाटर अवेलेबल होगा ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को के लिए, तो क्रॉप यील्ड ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। अब एक्सपेरिमेंटल का एग्जांपल क्या हो सकता है, क्योंकि हम रेनफॉल को तो कंट्रोल नहीं कर सकते तो वहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हम क्या करेंगे कि वाटर सप्लाई एक फील्ड्स बनाएंगे दो, और वहाँ पर वाटर सप्लाई को कंट्रोल करेंगे, है ना, 2 या 3 4 फील्ड्स बनाएंगे, उनमें अलग अलग वाटर सप्लाई करेंगे सेम सेम ड्यूरेशन में। ठीक है, क्योंकि चारों फील्ड्स पास पास में हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर और एयर फ्लो और जितनी भी रेनफॉल होगी वो कांस्टेंट होगी, मगर जब हम जो इरिगेशन है वो अलग अलग प्रोवाइड करवा रहे हैं सबको। ठीक है, जैसे कि मान लो चलो रेनफॉल हटा दो कि हम इसको क्लोज हमने एक ग्रीन हाउस बना लिया, उसके अंदर हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो अलग अलग वाटर सप्लाई करेंगे, इसमें इसमें अलग वाटर सप्लाई है, इसमें अलग वाटर सप्लाई, इसमें अलग वाटर सप्लाई, इसमें अलग वाटर सप्लाई, और हम क्रॉप यील्ड जानेंगे। तो हमें डायरेक्ट रिलेशन मिल, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मिल जाएगा अगर वाटर सप्लाई जो है, वाटर क्वांटिटी यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो क्रॉप यील्ड है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी है, मुझे कुछ इम्प्रूव करना है तो वो भी बताएं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।